Hello everyone, welcome back to Genius Tutorial. Hoping all are well. In this session, we will cover the topic of emergency provisions. There can be any kind of emergency in anyone's life, but the emergency which we are discussing in this video is related to our Indian Constitution. So how many types of emergency will be there and which emergency will get activated in which situation? All these questions will be answered in this video. Please watch this video completely. And before starting the video, I would like to say, if you want to cover more such topics of general studies, do subscribe our channel. Let's start the session. Emergency provisions. जैसा कि आप समझते ही हैं कि इमरजेंसी के नाम से क्लियर होता है आपातकालीन स्थिति। जब भी हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए या किसी भी स्टेट के लिए अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस लग रही है गवर्नमेंट को कि इमरजेंसी आ गई है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 से 360 आर्टिकल में ही इमरजेंसीज की बात की गई है और पार्ट 18 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में इमरजेंसी की बात करी है। जैसे इमरजेंसी हो जाती है कि कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि सोचने का टाइम नहीं है, समझने का टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी एक्शन लेना, तब गवर्नमेंट डिस्कशन नहीं करेंगी, मीटिंग्स नहीं करेंगी, सिर्फ एक्शन लेगी। कोई भी डिसीजन बना दिया जाएगा या कोई भी रूल बना दिया जाएगा कि ये लागू कर दी इमरजेंसी। तो ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 18 में मैंने आपको बता ही दिया, आर्टिकल 352 से 360 में है, एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इफेक्टिवली एड्रेस एबनॉर्मल सिचुएशंस। जब भी एबनॉर्मल सिचुएशंस आ जाए उसको सेफगार्ड करने के लिए, कंट्री को सेफगार्ड करने के लिए इफेक्टिवली डिसीजन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि बात सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। अभी सबसे डिस्कस नहीं करना, अभी कोई स्टेट से डिस्कस नहीं करना, किसी और कोई भी मिनिस्टर से डिस्कस नहीं करना, बस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं वो मैं बताऊंगी कौन कौन डिसीजन लेते हैं। अगर डिसाइड हो गया तो इमरजेंसीज लगा दी जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। इमरजेंसी प्रोविजंस बोरो कहाँ से की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके लिए थोड़ा सा चलता रहता है कन्फ्यूजन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से भी लिया है और कुछ जर्मनी से भी प्रोविजंस लिए हैं, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस ये है कि मेनली आप मान सकते हैं कि दोनों में से ही कुछ ना कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं। तो भी क्या है कि प्रोविजंस बोरो किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो जाता है ड्यूरिंग प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी। ये कहाँ से लिया है? वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का जो है बिल्कुल ही उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब कौन कौन से राइट्स होते हैं सस्पेंड, कौन कौन से नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी कितने टाइप की है? 3 टाइप की है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कब लगी है? नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352, प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल है 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है 360। अब आपको मैं बता दूं नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है अब तक हमारे कंट्री में। फर्स्ट टाइम लगी थी 1962 इंडो चाइना वॉर में, सेकेंड टाइम लगी थी 1971 इंडो पाक वॉर में, एंड थर्ड टाइम लगी थी 1975 में इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उनके टाइम पर लगी थी ये 1975 में इमरजेंसी। ठीक है, क्या सिचुएशन हुई, किस वजह से इन्हें लगानी पड़ी नेशनल इमरजेंसी, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। 1962 में लगी, 1971 में एंड 1975 में। 19 मंथ्स की इमरजेंसी लगी थी 1975 में मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पे। बात क्या थी कि उस टाइम पे ना नेशनल इमरजेंसी क्या, देश में कोई भी सिचुएशन हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो और इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, ये कुछ भी सिचुएशन होती थी नेशनल इमरजेंसी लगा देते थे। तो यही चीज़ें थी कि 1975 में भी इंटरनल डिस्टर्बेंस को देखते हुए, इंटरनल डिस्टर्बेंस कैसे, जैसे रैलीज हो रही है, कोई भी अगर प्रोग्राम चल रहा है कहीं, जैसे अब शादियाँ वगैरह होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, कोई रैलीज होती हैं, किसी के लिए तो वो फ़ायदेमंद होती है लेकिन किसी किसी को वो अच्छी नहीं लगती, उनके लिए उन्हें शोर लगता है। तो मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस यही है कि अशांति होना। अब अशांति शांति की कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये है कि कोई भी चीज़ किसी के लिए शांति हो सकती है तो दूसरे के लिए वो अशांति हो सकती है। तो ये चीज़ इंटरनल डिस्टर्बेंस में आती थी। और उस टाइम क्या चल रहा था, जो जनता पार्टी है, मिसेस इंदिरा गांधी के समय में जनता पार्टी ऑपोजिशन ने रैलीज कर रखी थी। तो इंदिरा गांधी जी को था कि वो शायद इलेक्शन हार ना जाए इस वजह से, तो उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस का सहारा लेते हुए नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी 1975 में, ताकि वो इलेक्शन ना हार जाए। ठीक है, लेकिन
अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है, बाद में इसे किससे रीनेम कर दिया गया, ये मैं आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले इतना पता होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, 3 बार लगी है। और नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है, 352। प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी 356 है इसका आर्टिकल। इसके तो अनगिनत नंबर है, जब भी अगर गवर्नर को लगता है या प्रेसिडेंट को लगता है तो वो स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लगी है और उम्मीद करेंगे कि आगे भी ना लगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से क्लियर है, जब इंडिया को, हमारी कंट्री को, किसी भी कंट्री को फाइनेंशियली कुछ भी दिक्कत आएगी तब इमरजेंसी लगेगी। तो ऐसा ना ही हो तो बहुत अच्छा है। तो बात करते हैं कि सिचुएशंस क्या होती हैं, कब लगती हैं ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आर्म्ड रेबिलियन जो है, पहले यहाँ पर थर्ड पॉइंट था इंटरनल डिस्टर्बेंस, देखो लिखा भी हुआ है इंटरनल डिस्टर्बेंस था यहाँ पर पहले थर्ड पॉइंट। मैंने बताया कि जिसका सहारा लेके मिसेस इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का ही सहारा लेके इमरजेंसी लगाई थी, नेशनल इमरजेंसी इन 1975। लेकिन बाद में भी ये हुआ कि इंटरनल इमरजेंसी के बेस पे तो नहीं लगानी चाहिए, ये तो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, ऑपोजिशन कुछ नहीं कर पाएगी, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से ना गलत हो सकता है दूसरे के साथ। कोई एक ही पार्टी रूल करती रही, दूसरे की चले ना, प्राइम मिनिस्टर वो थे, उन्होंने लगा दी इमरजेंसी, अब दूसरे कुछ कर नहीं पा रहे, तो कई बार गलत डिसीजन भी हो सकते हैं ये जनता के फेवर में। इसीलिए इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 1978 में हुआ था, इंटरनल इमरजेंसी को रिप्लेस कर दिया था बाय आर्म्ड रेबिलियन। आर्म्ड रेबिलियन मतलब जब भी कोई उपद्रव हो रहा है या लड़ाइयाँ हो रही हैं किसी भी बेस पे, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बेस पे, किसी भी काम के लिए अगर आप एग्रेशन ला रहे हैं या फिर फोर्सफुली उस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो वो होता है आर्म्ड रेबिलियन सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में आप लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, अगर ये दिख रहा है कि नुकसान हो रहा है, चाहे हमारे हेरिटेज साइट्स को, पब्लिक प्रॉपर्टी को, चाहे किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी हो रहा हो। अगर आर्म्ड रेबिलियन का केस है, वॉर लाइक सिचुएशन है, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहर, अब हमें एक्सटर्नल एग्रेशन, ज़्यादा एग्रेशन भी तो सही नहीं है ना देश के लिए, चाहे वो बाहर के देशों के साथ हो या खुद के साथ ही हो, तो ये चीज़ भी सही नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन दिख रही होगी या ऐसी कोई सिचुएशन लगेगी गवर्नमेंट को, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी कब लगती है, स्टेट मशीनरी फेल्स, जब भी अगर स्टेट को देखो, स्टेट के जो सारे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, और कंट्री के, पूरे कंट्री के होते हैं प्रेसिडेंट। तो या तो प्रेसिडेंट को खुद लगे या फिर अगर गवर्नर को लग रहा है और वो रिक्वेस्ट करे प्रेसिडेंट को कि स्टेट मशीनरी फेल हो रही है, उन्हें लग रहा है कि स्टेट मशीनरी फेल हो रही है, तो वो स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। गवर्नर खुद नहीं लगा सकते, वो रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, और या फिर प्रेसिडेंट को खुद से फील हो जाए, अगर गवर्नर ना भी बोले, लेकिन अगर उन्हें फील हो रहा है कि इस स्टेट में कोई भी, फॉर एग्जांपल पंजाब है, कोई भी स्टेट है, अगर इस स्टेट में मशीनरी फेल हो रही है तो वो वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लग सकती है, जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड एज रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क हो जब, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया, जब कि ना हो तो बढ़िया है, तो ही अच्छा है। तो सिचुएशंस ये हैं जिसमें नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। इनका अब देखो क्या होता है, इमरजेंसी होगी, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एम्बुलेंस को बुला दिया, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जो भी आसपास है, या फिर खुद ले गए, पहले तो ये काम कर दिया ना इमरजेंसी में। लेकिन अब उसके बाद जब थोड़ी सिचुएशन स्टेबल होती है, फिर हम देखते हैं कि अब आगे क्या किया जाए, आगे डिस्कशंस करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर भी सेम यही है कि जब भी सिचुएशंस हमें पता लग जाए कि एक सिचुएशन दिख गई, इसके अकॉर्डिंग इमरजेंसी लगा दी, बट उसके बाद अप्रूवल तो चाहिए। तो अप्रूवल कितने टाइम के अंदर अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हाँ मैंने यहाँ इमरजेंसी लगाई है, हमने यहाँ इमरजेंसी लगाई है, ये ठीक है, इसका अप्रूवल चाहिए। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल है विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम पार्लियामेंट, एंड विद इन 2 मंथ्स स्टेट इमरजेंसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल का भी 2 मंथ्स का। नेशनल इमरजेंसी का ही 1 मंथ में लेना पड़ेगा अप्रूवल, लेकिन स्टेट और फाइनेंशियल का विद इन 2 मंथ्स अप्रूवल ले सकते हैं। मेजॉरिटी नीडेड फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए क्या मेजॉरिटी चाहिए, किन की सहमति चाहिए ताकि वो इमरजेंसी लगा सके। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए नेशनल इमरजेंसी केस में, जैसे कि बताया पूरे देश के लिए होगी, ठीक है ना, तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए इसके लिए, और इन दोनों के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अब अभी हमने क्या करा है, सिचुएशंस करी है, किन सिचुएशन में लगती है इमरजेंसीज, अप्रूवल कितने टाइम में अप्रूवल चाहिए, साथ ही साथ किस मेजॉरिटी के बेस पे अप्रूवल मिलता है, ठीक
ठीक है ना। अप्रूवल के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी चाहिए और यहाँ पर भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन। कोई भी इमरजेंसी अगर एक बार लग गई तो कितने टाइम तक रहेगी। नेशनल इमरजेंसी क्या है, 6 months इन वन टाइम एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। जैसे कि अब अगर लगा लो मई का महीना चल रहा है, अगर मई में इमरजेंसी लगाई तो 6 महीने बाद नवंबर, आपको नवंबर में क्या है फिर इसको दोबारा से अगर ज़रूरत लग रही है, सिचुएशन हो रही है ऐसी कि अभी भी नहीं हटा सकते इसको, तो दोबारा अप्रूवल लेना पड़ेगा या दोबारा इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। हर 6 months के गैप पर ये आपको दोबारा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को हर 6 months के बाद इमरजेंसी लगानी पड़ेगी और ये इनफाइनाइटली कभी कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 6 months के बाद दोबारा लगानी पड़ेगी। अब इसका एक ड्यूरेशन जो है वो 6 months तक का ही है, ठीक है। और सबसे लंबी जो लगी थी अभी तक वो 19 months के लिए लगी थी मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पर 1975 में। स्टेट इमरजेंसी का भी ऐसे ही है कि 6 month तक अप्रूवल, मतलब 6 month तक ही रहेगा ड्यूरेशन, लेकिन ये सिर्फ 3 years तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि एक बार लगी 6 महीने, फिर दोबारा मतलब एक बार लगी 6 month के गैप पे, फिर दोबारा लगेगी, फिर ऐसे एक बार लगी, 2 साल हो गए करते करते की, यानी कि 3 साल तक 6 महीने के गैप पर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 साल तक ही, 3 साल से ज़्यादा नहीं लगा सकते स्टेट इमरजेंसी को। पर नेशनल इमरजेंसी को इनफाइनाइटली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइम तक 6 month के ड्यूरेशन पर कितने भी समय तक लगा सकते हैं इसे। और अभी तक सबसे लंबी 19 month की लगी 1975 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी फॉर इनफाइनाइट टाइम, जब तक सिचुएशंस ठीक ना हो तब तक इसे लगाया जा सकता है। अब तो ये देखा हमने कि लगेगी कब तक, अप्रूवल के लिए क्या चाहिए कि कब तक अप्रूवल लेना पड़ता है, ड्यूरेशन कितना है। अब है रिवोकेशन, अगर हटानी हो इमरजेंसी तब क्या कर सकते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू इसे हटा सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। फर्स्ट है, 3 तरीके हैं इसके, प्रेसिडेंट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोनों की सहमति से नेशनल इमरजेंसी को हटाया जा सकता है, या फिर सिंपल मेजोरिटी से। अब अप्रूवल के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, पर हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी से काम चल सकता है। बाय 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा, या फिर लोकसभा के 1/10 मेंबर अगर लिख कर या फिर साइन करके दे दे प्रेसिडेंट को, तभी भी नेशनल इमरजेंसी हटाई जा सकती है। या फिर प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को खुद ये लगे तो वो अपनी मर्जी से भी इसको हटा सकते हैं, बाय सिंपल मेजोरिटी भी से हटाया जा सकता है। याद रखना, हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी है, लेकिन अप्रूवल के लिए स्पेशल मेजोरिटी है। यहाँ पर प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी भी इसे हटा सकते हैं। बाय प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नो पार्लियामेंट अप्रूवल नीडेड, पार्लियामेंट का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। यहाँ पे इनकी मर्जी चाहिए, लेकिन आगे इन्हें पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होगा कि हम चाहते हैं हटाना, अब आप अप्रूव करो ताकि इसे रिवोक किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट, क्या क्या पड़ेगा इमरजेंसी का, क्या इफेक्ट पड़ेगा एग्जीक्यूटिव पे नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये तो पता है नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में सारी जो है एग्जीक्यूटिव रूल, मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव पावर जितनी भी सब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आएगी, वेरिंग अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। अब अगर कोई भी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन ले रही है तो वह सभी स्टेट के लिए होगा, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ पर सभी स्टेट के लिए वो रूल माना जाएगा, अगर एग्जीक्यूट कर दिया है तो सब उसको मानेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। स्टेट इमरजेंसी के लिए ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स इज इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑल लेजिस्लेटिव पावर कम्स इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट। एग्जीक्यूट करने की जितनी पावर है वो सारी प्रेसिडेंट के पास आएंगी, और लेजिस्लेटिव जो भी जितना भी लेजिस्लेटिव वर्क है वो सारा पार्लियामेंट के हैंड में आ जाएगा, पार्लियामेंट उसे संभालेगी और एग्जीक्यूट करना प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगा जब भी स्टेट इमरजेंसी लगेगी, ठीक है। चेंजेस ओनली विद इन द कंसंट्रेटेड स्टेट, और सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के लिए होगी जिन स्टेट्स में इमरजेंसी लगी। जैसे मान लो पंजाब में इमरजेंसी लगी तो जो रूल प्रेसिडेंट बना रहे हैं पंजाब के लिए, पार्लियामेंट जो भी लेजिस्लेटिव वर्क कर रही है पंजाब के लिए, वो ज़रूरी नहीं है हरियाणा के लिए भी होगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कंसंट्रेटेड स्टेट, जिन स्टेट्स में इमरजेंसी लगी है उनके लिए ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वर्क करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब्स, अब ये तो पता ही है फाइनेंशियल इमरजेंसी में उसका सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, पहले जितना मिल रहा था अब उसमें चेंजेस होंगे, ये इफेक्ट पड़ता है एग्जीक्यूटिव का, यानी कि एग्जीक्यूट करना कि एक्शंस किस टाइप से लिए जाएंगे, किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। नेशनल इमरजेंसी के केस में सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे, स्टेट इमरजेंसी के केस में प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगा एग्जीक्यूटिव वर्क,
पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएगा लेजिस्लेटिव वर्क। इफेक्ट ऑन स्टेट लेजिस्लेटर, स्टेट लेजिस्लेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी का? देखो नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री के लिए लगी है, इट डज नॉट सस्पेंड एंड डिसॉल्व, लगी पूरी कंट्री के लिए, बट ऐसा नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेटर डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अगर वहाँ कोई काम चल रहा है, वो जो काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहेंगे, मतलब पूरा जो रूल है, जब पूरा काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेटर पूरा तरह से डिसॉल्व हो गया, वो अपना काम करते रहे, उन्हें कोई काम करने से मना नहीं कर रहा। यहाँ पे स्टेट में क्या है, प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे स्टेट के लिए बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो स्टेट लेजिस्लेचर वो है, प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर देगा, यानी कि वो अपने बिहाफ पे कोई भी डिसीजन, कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के केस में ये सिर्फ ये हर डिफरेंट स्टेट से वेरी करता है कि कोई भी रूल अगर ऐसा होगा जो पूरे नेशन के लिए होगा वो तो सभी मानेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिसॉल्व हो जाए, वो अपना काम वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में ऐसा नहीं होगा, वहाँ प्रेसिडेंट डिसमिस कर देंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, अब सारा काम प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग होगा। ऑल फाइनेंशियल पावर कम्स इन द हैंड्स ऑफ सेंटर, फाइनेंशियल इमरजेंसी में सारा काम जो है वो सेंटर के हाथ में आ जाएगा। अपना स्टेट की बात हो रही है, कोई स्टेट बजट नहीं होगा, सब सारा जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। इफेक्ट ऑन स्टेट बजट, सेंटर विल टेक फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन सारा जो है वो सेंटर ही लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी नेशनल इमरजेंसी के केस में भी, और स्टेट इमरजेंसी के केस में भी स्टेट बजट जो है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी जी उसको। एलोकेशन में भी रिड्यूस, फाइनेंशियल में अब देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी ही इसलिए है कि फाइनेंस प्रॉब्लम हो रही है, तो एलोकेशन मतलब जितनी भी सैलरीज हैं, जितना भी काम है फाइनेंस से रिलेटेड, वो सैलरीज हो सकता है डिडक्ट हो जाए, या फिर कहीं भी जितना पैसों का काम है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, तो उसमें क्या एलोकेशंस कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब प्रॉब्लम ही फाइनेंस की है, तभी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, तो बजट पे यही इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है, स्टेट बजट पे इफेक्ट पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी के केस में सारे फाइनेंशियल डिसीजन सेंटर लेगी, और स्टेट बजट प्रिपेयर करना होगा, स्टेट इमरजेंसी के केस में वो भी सेंटर ही प्रिपेयर करेगी, और यहाँ पे एलोकेशन जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में। तो अभी हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टेट बजट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब हमने क्लियर किया। लास्ट आता है कि फंडामेंटल राइट्स पे इमरजेंसीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इमरजेंसी, देखो यहाँ पे अब आपको तीन चीज़ें समझनी है, आर्टिकल 355, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। 355 तो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी कंट्री को मतलब अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल एग्रेशन से, स्टेट को, पूरी कंट्री को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 355। आर्टिकल 358 क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ओनली ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, अगर इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली सस्पेंड का मतलब क्या है, ये नहीं है कि आपको रहने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब जैसे आर्टिकल 19 में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं आपकी, वो राइट्स आपसे छीने नहीं जा रहे हैं, बस बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप पार्लियामेंट तक, गवर्नमेंट तक, सुप्रीम कोर्ट तक आप नहीं जा सकते। जैसे कि बताया था फंडामेंटल वायलेशन में आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते अगर आर्टिकल 19 आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, मीन्स आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते उसके लिए। आर्टिकल 359 है कि ऑल फंडामेंटल राइट्स, मतलब सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21, 20 और 21 आर्टिकल, ये आपका एक रामबाण आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये दोनों आर्टिकल आपसे कोई भी किसी भी हाल में नहीं छीन सकता, चाहे कोई इमरजेंसी लगी हो चाहे ना लगी हो, आर्टिकल 20 और 21 कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 359 कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मतलब, और इसमें भी ऐसा है कि अपने आप से नहीं सस्पेंड होंगे, अगर कोई भी गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ये डिसीजन दे देती है, ये नोटिफिकेशन दे देती है कि पर्टिकुलरली ये फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड कर दिए हैं या फिर अभी के लिए इमरजेंसी के लिए सस्पेंड कर दिए हैं, तो वो सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21
किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं होंगे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग अगर कोई नोटिफिकेशन आ रही है तो कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये बात कहा कही गई है 44th अमेंडमेंट एक्ट में। दिस एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट ऑर्डर। ये एनफोर्समेंट सिर्फ प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा ही सस्पेंड की जाएगी। 3 आर्टिकल मैंने बताए 355, 358, 359, ये जरूरी है। 355 में सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करना। 358 में बोला है कि 19 जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा, मीन्स कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते अगर वो नहीं मिल रहा है तो। लेकिन 359 कहता है कि अगर कोई नोटिफिकेशन आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फंडामेंटल राइट्स पे, वो एज इट इज रहते हैं। नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट पड़ता था, वो मैंने आपको बताया। तो अभी आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पढ़े। 3 टाइप्स की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 352, 355, 60। ये 3 इमरजेंसी हमने आज के सेशन में डिस्कस करी। कब लगती हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं, अप्रूवल चाहिए होता है, कितने टाइम के लिए चाहिए होता है, कितने ड्यूरेशन तक रहती है, रिवोक करें तो मतलब रिवोक कैसे कर सकते हैं इसको, इफेक्ट क्या पड़ता है स्टेट बजट पे, स्टेट लेजिस्लेचर पे और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे, क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, लास्ट फंडामेंटल राइट्स पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं नेशनल इमरजेंसी के। ये सब चीज़ें हमने आज की वीडियो में डिस्कस करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक टू आवर वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।